हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभिषेक श्रीवास्तव डीएनए एकेडमी से। हाँ, अ, 2 दिन पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे और वो वीडियो जो थे वो किस चीज़ के ऊपर में थे। तो हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हर यूनिट के क्लास 12 बोर्ड लेवल के, वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे ना। और इसी को ध्यान में रख करके आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर चेक करें, ठीक है। वहाँ से आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ये जो हमारा दूसरा यूनिट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज, वो हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एक्चुअल में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है, दूसरा जो है वो प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और तीसरा जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। देखो, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बाद जिस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लास 12 में, ठीक है ना, वो जो यूनिट है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का ना, जिसको हम लोग जनरल तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और फिर वही जो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, सो दैट कि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना, और बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं ना। तो आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे उतना ही उनका भला होगा ना। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले जो हमने यूनिट का नाम लिख दिया, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या आप यूँ कह लो कि इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वो है एनिमल रिप्रोडक्शन का, एनिमल रिप्रोडक्शन का। और इस एनिमल रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपको क्या पढ़ना होता है, बेसिकली आपको पढ़ना होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। आपको क्या पढ़ना होता है एक्चुअल में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप बात करने वाले हैं इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और इसमें जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने जा रहे हैं वो आप बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, और उसको आप करके जाएंगे ना, एग्जाम से पहले आप उसको ढंग से करके जाएंगे। देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, वो है लेबल डायग्राम ऑफ टीएस या एलएस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। अब आपसे ये सवाल या तो टेस्टिस के फॉर्म में पूछा जाएगा या तो ओवरी के फॉर्म में पूछा जाएगा। आपको केवल क्या करना है, टेस्टिस का डायग्राम बनाना है, ठीक है, उसको ना वेल लेबल्ड करना है, और नीचे में आपको जरूर मेंशन करना है फिगर टीएस ऑफ टेस्टिस और एलएस ऑफ टेस्टिस जो आप बना रहे हैं। उसी तरीके से आपको क्या करना है, ओवरी के लिए भी सेम काम करना है ना। ओवरी का पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, उसको ना बहुत अच्छे तरीके से लेबल करना है, सारे पॉइंट्स आपको मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको अलग से, मतलब आपको इसमें थियोरेटिकल पोर्शन टच करने की जरूरत नहीं है। बहुत होता है तो केवल एक लाइन आप मेंशन कर सकते हैं कि टेस्टिस इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल, ठीक है ना, और ओवरी के लिए लिख सकते हैं इट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो आपसे पूछ ही नहीं रहे, वो आपसे सीधे केवल पूछ रहे हैं क्या, कि आपको टीएस और एलएस के बारे में ड्रॉ करना है ना, आपको केवल डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो सवाल होता है गैमेटोजेनेसिस से, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस में भी आपसे क्या पूछा जाता है, तो यहां पर भी आपके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, या नहीं तो फिर आपसे पूछा जाएगा क्या, oogenesis। आपको यहां पर भी 2 चीजें मिलेगी, या तो आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछे जाएंगे या तो आपसे oogenesis पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis करा करके दिए हैं, आप उसको जरूर पढ़ करके जाएंगे। और आप याद रखें, आप उसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करें ना, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। आप चारों फेजेस बता दें ना, जिसमें कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पता है पहला जो फेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज कहते हैं,
दूसरा जो फेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। तीसरा जो फेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज कहते हैं। और चौथा फेज जो होता है उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं ना। oogenesis में बाकी फेजेस तो सेम रहेंगे और ये 3 ही फेज में कंप्लीट होते हैं, यानी 3 फेज इनमें पाए जाते हैं। oogenesis में पहला जो फेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरा जो फेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरा जो फेज होता है उसको क्या कहते हैं, मैचुरेशन फेज ना। वहां पर पोलर बॉडी के बनने की प्रक्रिया, वहां पर आपको पहले मियोसिस जिससे कि आपका क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, और फिर उसके बाद जो है सेकेंड मियोसिस में जब हम जाते हैं मियोसिस 2 में, तो वो क्या बना देते हैं, वो आपको बना करके देते हैं राइप एग ना। तो ये सारी बातें जो है वो आपको डायग्रामेटिकली ही मेंशन करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं ना, ज़्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो आप उसी तरीके से इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद मतलब इसमें भी आपको लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्पर्मेटोजेनेसिस को डिफाइन कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये सब पता है जो हमने लिखवाया था सीजनल ब्रीडर्स में कैसे कैसे कंडीशन होती है, ठीक है, किसमें स्क्रोटल सैक में टेस्टिकुलर साइकिल के थ्रू इंटर करते हैं, किसमें जो है वो स्क्रोटल सैक नहीं प्रेजेंट होते हैं, किसमें स्क्रोटल सैक में ही केवल टेस्टिस होते हैं। अगर आप चाहे तो इसको मेंशन कर ले, अगर आपको याद है तो ही करना, नहीं याद है कोई बात नहीं है ना, तो आप इसको ढंग से करके जाएंगे। दोनों में से कोई एक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको दोनों करके जाने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो है वो आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और एग या ओवा। अब यहां पर भी आपको क्या करना होता है, स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर बनाना है ना। ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको अच्छे से बनवा दिया है। और यहां पर आपको फोटो बनाने के बाद यानी फिगर बनाने के बाद आपको मेंशन भी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप स्पर्म की बात करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हेड पार्ट जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर मिडिल पीस में क्या होता है, उसी तरीके से टेल में क्या होता है ना। तो ये आपको बनाना भी है और बताना भी है। एग में भी सेम कंडीशन है, पहले एग को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको लेयर्स बताने हैं। जोना प्लूसिडा होता है, कोरोना रेडियाटा होता है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का कंडीशन कैसा होता है, फिर आपको दोनों पोल्स बताने होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करके जानी है। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है ना। चलो चौथा जो इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। वैसे तो आपको फर्टिलाइजेशन पूरा लिखने के लिए कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन आप फर्टिलाइजेशन को इसलिए करके जाओ क्योंकि वहां से एक एक नंबर आने के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी संभावनाएं बहुत होती है। तो एक बार आप थॉरोली उसको पढ़ लेंगे। मैं इसमें गेस नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि गेस करने का कोई मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि वो पूछे नहीं जाएंगे आपसे। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम करके जाना है ना, इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है, अलग अलग फेजेस में। पहले आप उस सर्किल को ड्रॉ करेंगे, उसमें आप 1 से लेकर के 28 दिन को मेंशन करेंगे, अलग अलग फेजेस के फॉर्म में उसको डिवाइड किया गया है ना। पहला जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज है जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। दूसरा जो फेज है वो फॉलिकुलर फेज है, ठीक है ना। और हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फॉलिकुलर फेज से, डे नंबर 5 से लेकर के डे नंबर 13 तक। फिर उसके बाद आपका ओवुलेटरी फेज होता है डे नंबर 14। फिर आप क्या करते हैं 15 से लेकर के और 28 तक जाते हैं, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 से 4 ना 1 to 4 डेज करते हैं। तो ये आप जरूर करके जाएंगे ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, ठीक है। चलो, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बिल्कुल रट के जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको रट के जाना है, रट के जाना है, रट के जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता ना भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत ना बर्निंग सवालों में से है, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से है, तो करके जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है करने के लिए आपको, जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है प्लासेंटेशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो क्या होगा, प्लासेंटेशन। आपसे पूछा जाता है डिफाइन प्लासेंटा या डिफाइन प्लासेंटेशन एंड राइट द फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाएंगे। उसमें खास करके प्लासेंटा से निकलने वाले एंजाइम आपको बताए गए हैं मेरी तरफ से,
ठीक है ना, जिसमें आपको मैंने बताया है HPL होते हैं और दूसरा HCG होते हैं ना, ये मेंशन करना है आपको। ये भी मेंशन करना है कि IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लासेंटा से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मतलब ये सब बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये करना है, ये बिल्कुल आपको करना ही है ना, आप इस बात को याद रखेंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। बाकी जो चीजें आप करते हैं वो ठीक है, वो आप करते रहिए, इससे बहुत नंबर में डिफरेंसेस नहीं आते ना, लेकिन ये सब लिखने के बाद आपको नंबर में डिफरेंसेस खुद ब खुद मिल जाएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक चीज और आप कर सकते हो, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है क्लीवेज में आप क्लीवेज को डिफाइन करें और आप बताएंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। क्या बताएंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज बताएंगे। ये आप कर सकते हैं। इसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज के तौर पर भी, जो आपके कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से 7-8 पॉइंट के तौर पर लिखा हुआ है, तो आप इसको करेंगे। तो इतने सवाल आपको मैंने निकाल करके दे दिए, किससे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन की। देखो भाई, प्लांट रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, प्लांट रिप्रोडक्शन है। तो जरा इस पर भी गौर करेंगे आप। प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या कर करके जाना है ना। सबसे पहला जो आपको चीज करके जाना है, ठीक है ना, वो आपको करना है यहां पर पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जेटिनोगैमी को भी ऐड कर देना ना। क्या नाम है इसका, कौन कौन से पॉलिनेशन होते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, और तीसरा आप जरूर मेंशन करेंगे, उसको हम लोग जेटिनोगैमी। फिर यहाँ पर ये मार्क्स डिफ्रेंसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल भी अगर आप देना चाहेंगे तो आप जरूर दें, ये आपका पहला सवाल होगा, ठीक है। दूसरा सवाल जो है वो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स है। इसमें आपसे पूरे पॉलिनेटिंग एजेंट भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको ना 2 नंबर में मिल सकते हैं अलग अलग। जैसे आपको एनिमोफिलस मिल जाएंगे, एयर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन, ठीक है, हाइड्रोफिलस मिल जाएंगे, वाटर पॉलिनेशन, या जूफिली मिल जाएंगे, खास करके इंटेमोफिली जो इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो मैंने पॉलिनेशन बहुत अच्छे से कराया है, पॉलिनेटिंग एजेंट। इवन हमने एंट का भी वो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है उसमें, हमने वहां पर स्नेक का भी किया हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें, स्नेल का भी किया हुआ है ना, तो आप उसको ढंग से करके जाएंगे। सो पॉलिनेटिंग एजेंट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तीसरा जो है वो क्या है, वो है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। आपको ये बताना है कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट बनते कैसे हैं ना, पॉलन ग्रेन बनने के बाद उनमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है ना, तो आपको ये भी बताया गया है, इसको भी आप बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। उसके बाद आप मेगा गैमेटोजेनेसिस को भी करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताना है कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनते हैं ना, ये भी आपका बताया हुआ है, और यहां तक हमने आपको फिगर ड्रॉ करके बताया है, तो आप फिगर को जरूर मेंशन करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखो, टाइप्स ऑफ ओव्यूल में सारे ओव्यूल नहीं करना आपको, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में बेसिकली आपको एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस करना है, ठीक है ना। जो कॉमन ओव्यूल होते हैं वो, और जो सबसे सिंपलेस्ट ओव्यूल होते हैं वो। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपके 2 नंबर के सवाल के तौर पर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन आप ना करें, लेकिन आप इसको करके जाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है इसको, ठीक है। और 7th नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है क्या, वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट और मोनोकॉट। ये भी आप करके जाएंगे, हालांकि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपसे एग्जाम में पिछले साल पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट जो है वो आपको करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स
ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको बता रहे हैं इसमें। यहीं पर आपको एक चीज और करके जाना है, ठीक है। मैंने 2 शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे आपको, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है पार्थिनोजेनेसिस, यानी पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, ये आप करके जाएंगे। और दूसरा जो आप करके जाएंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका पॉली एम्ब्रियोनी। ये 2 चीजें आप करके जाएंगे। और तो ये हो गया आपका ओवरऑल में जो हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो भी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है इसमें, और वो चैप्टर नंबर 3 जो आपको मिलेगा वो क्या है भैया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है ना। पढ़ लिख लेना है सब अच्छे से, ठीक है ना। पढ़ने से ही होगा ना, बेहतर करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको चैलेंजेस लेने हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से करके जाइए, और तब उसके बाद बताइए कि कितने % सवाल मिले ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिर से कि सारे सवाल मिल ही जाएंगे, आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन फिर भी एक ऑन एन एवरेज जो गेस होते हैं एक टीचर के तौर पर जो मुझे समझ में आ रहे हैं मैंने वो कर दिया है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्या है, चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, और इसको आप क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। और देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या करके जाना है, तो पहला जो टर्म आपको यूज करना है ये है आपका, जो सबसे पहले हम करने वाले हैं वो है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत अच्छे तरीके से ये ना कुछ वायरल और कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस लिखवाए गए हैं। कम से कम आप 2 वायरल और 2 बैक्टीरियल डिजीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, उनके सिम्टम्स और उनके ना जो प्रोफाइलैक्सिस है, जो उनके ठीक होने की यानी ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है वो आप जरूर यहाँ पर मेंशन करेंगे ना। तो इसी तरीके से लिखेंगे जैसा मैंने लिखवाया है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। उसके बाद आपको करके जाना है क्या भाई, तो आपको करके जाना है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इसको आप करके जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करके जाना है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। इसको हम लोग IVF भी कहते हैं, इसके टाइप्स भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। गैमेट इंट्रा ट्यूबुलर फर्टिलाइजेशन भी बताया है आपको, और यहाँ पर IUT भी बताया है मैंने आपको ना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये दोनों आप ढंग से पढ़ करके जाएंगे ना, यानी आपको यहाँ पर दोनों चीजें करके करना है, GIFT भी करना है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, IUT कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये दोनों करके जाएंगे आप, ठीक है। और आप क्या करके जाएंगे, देखो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है आपके लिए, ठीक है ना। वो सवाल क्या है, ठीक है, वो सवाल है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और ये सब तो आप ऐसे देख करके चले जा रहे हैं, इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद आप एक टॉपिक इस पे करके जाएंगे, वो होगा बर्थ कंट्रोल मेजर। देखो मेरे दिमाग में आ गया, बर्थ कंट्रोल मेजर्स। और इसमें देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है IUDs। आपको याद रखना है, मैकेनिकल बैरियर पढ़ाया गया आपको, तो सब पढ़ा दिया है, लेकिन आपको करके जो जाना है सबसे इंपॉर्टेंटली वो यही है, IUDs, इंट्रा, ठीक है ना, यूट्राइन डिवाइसेस जिसको कहते हैं, जिसमें कॉपर टी आपको पढ़ना है, लिप्स लूप पढ़ना है, ये आप ढंग से करके जाएंगे, ठीक है ना। तो इतने सवाल जो है वो मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं। ये सारे सवाल जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके पास 3 चैप्टर्स थे, तीनों चैप्टर्स के बारे में हमने बजाते ना एक एक क्वेश्चन आपको बता दिए कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये काम आपका है कि आप इसको कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है ना, आप कितने बेहतर तरीके से इसको कर पाते हो, ठीक है। आई होप कि आप बहुत बेहतर करेंगे।
आप इन सारे सवालों के जवाब बहुत बेहतर तरीके से लिख करके जाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्था का नाम आप ही को रोशन कर रहा है, तो आप DNA एकेडमी के नाम को जरूर रोशन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का भी आप इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन और इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को कंबाइंड दूँ, ठीक है ना, ताकि आपका दोनों चीज़ जो है वो आसानी के साथ निपट जाए। ठीक है, चलो इसी के बाद ठीक है आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे, जो हम शायद कल या परसों तक आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं अब इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।